गोरी बहू के काले स्टूडेंट। देखो बच्चों, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद तुम लोगों को बहुत बुरा महसूस होगा, लेकिन देखो, जो भी टीचर आएगा तो तुम उन सब टीचर से अच्छे से बर्ताव करना, ठीक है? लेकिन टीचर, आप तो जानते ही हो, हम कभी भी किसी भी टीचर के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। हाँ, जितने भी गोरे टीचर हैं वो सभी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, हमें मारते हैं और हमें ढंग से पढ़ाते भी नहीं हैं। टीचर, आपको पता है अब इस क्लास में कोई भी टीचर आने से भी कतराएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस क्लास में कोई अच्छा सा टीचर आए ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको। ऐसा कहकर सिद्धार्थ अपनी क्लास खत्म करके चला जाता है, जिसके बाद वह सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। सिद्धार्थ टीचर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और तो और जितने भी गोरे बच्चे हैं वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास में गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम अनन्या होता है। वह उन सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर कहती है, ओहो, तुम सभी काले स्टूडेंट्स को देखकर तो मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। कितने काले और गंदे लगते हो तुम लोग दिखने में। लेकिन टीचर, इसमें हमारी क्या गलती है? ये रंग तो हमें भगवान ने दिया है। मैंने सुना है कि टीचर की नजर में सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर इस स्कूल में गोरे और काले बच्चों के लिए इतना भेदभाव क्यों? अरे जरा अपनी शक्ल देखो, तुम जैसे काले और भद्दे बच्चों को पढ़ाना ही कौन चाहेगा। ये सुनते ही उन सभी काले बच्चों को बहुत दुख होता है। अनन्या उन्हें पढ़ाती नहीं बल्कि कई सारी बातें सुनाकर चली जाती है, जिसके बाद कोई भी गोरा टीचर आता तो उन सभी काले स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह बेचारे बच्चे अब धीरे धीरे स्कूल आना बंद करने लगते हैं। आखिर क्या फायदा है हमारे रोज रोज स्कूल आने का, जब हमारे रोज स्कूल आने पर भी हमें कोई अच्छे से पढ़ाता ही नहीं है। इस तरह चलता रहा तो हम स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे। हम तो केवल यहाँ आते हैं और टीचर की बातें सुनते हैं और चले जाते हैं। तुम सही कहते हो, आज के बाद हम इस स्कूल में कभी नहीं आएंगे। वह सभी बच्चे क्लासरूम में ही होते हैं। जैसे ही वह अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी क्लास के अंदर एक बहुत ही सुंदर और गोरी टीचर आती हैं, जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी उन बच्चों को देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मोहिनी के पूछने पर वह सभी बच्चे डर के मारे चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे अरे, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ और तुम लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे हो। हम जानते हैं आप भी बाकी के टीचर्स की तरह हमारे काले रंग पर हमें सुनाने आई हो। मोहिनी को ये सुनते ही बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद मोहिनी उनसे पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें डांटूंगी? भला मैं अपने स्टूडेंट्स को डांटूंगी क्यों? मैं तो तुम्हें यहाँ पढ़ाने आई हूँ ना। यह सुनते ही सभी काले बच्चे अपने कानों के ऊपर से हाथ हटा लेते हैं, जिसके बाद राजू मोहिनी से कहता है, जब भी हमारी क्लास में कोई गोरा टीचर आता है वो हमें केवल हमारे रंग के ऊपर सुनाता है, जिसके चलते हम लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होता है, लेकिन सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग काले हैं इसलिए। भगवान ने केवल दो रंग बनाए, एक गोरा और काला। काले होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग बुरे हो। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में भी अच्छे ही होगे। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। काले बच्चे बहुत हैरान रहते हैं और वह एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये टीचर इतनी गोरी है और उसके बाद भी हमारे साथ इतने अच्छे से बात कर रही हैं। राजू, आज तक हमसे किसी ने भी गोरे टीचर ने इतने प्यार से बात नहीं की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम आगे की पढ़ाई शुरू करें। मोहिनी उन सभी काले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मोहिनी टीचर की परीक्षा के पास हो जाती है, जिसके चलते उसे पहली बार काले बच्चों को क्लास देनी होती है। लेकिन मोहिनी एक बहुत समझदार और शांत स्वभाव की टीचर थी। वह बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, जिसके चलते काले बच्चों को मोहिनी से अच्छा लगाव हो जाता है। एक दिन मोहिनी बच्चों को पढ़ाने के बाद वापस अपने घर लौटती है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, अरे मोहिनी, क्या बात है, तुम आज बहुत जल्दी स्कूल से वापस आ गई। आज तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया? दरअसल आज जितने भी गोरे बच्चे थे उन सभी को ट्रिप पर लेकर जा रहे थे, लेकिन हमारे स्कूल के काले बच्चों की छुट्टी थी, उन्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। ये सुनते ही निरंजना को बहुत अजीब महसूस होता है और वह मोहिनी से कहती हैं,
ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्कूल में काले और गोरे बच्चों में इतना भेदभाव। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैं इन बेचारे काले बच्चों के लिए कोई एक्शन उठाऊं। हाँ बहू, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इन काले बच्चों को इनका हक दिलवाना चाहिए। उस दिन से मोहिनी अपने मन में ठान लेती है कि उसे काले बच्चों को उनका हक दिलवाना है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में कंपटीशन होता है जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तभी मोहिनी अपनी क्लास के बच्चों के पास आती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना? हम लोग कंपटीशन में हिस्सा तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन में हिस्सा लेना अलाउड नहीं है। अरे जब मैं हूँ तो तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं तुम्हारा नाम लिखवा कर आती हूँ। मोहिनी सभी बच्चों को अपने साथ कंपटीशन में उनका नाम लिखवाने के लिए ले जाती है, जहाँ गोरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। हे भगवान, देखो ये लोग कितने काले हैं। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ची ची ची, अगर ये लोग भी हमारे साथ कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो इनके काले रंग का बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। इन्हें हमसे दूर ही रहना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग इस तरह कैसे बोल सकते हो? ये सब तुम्हारे ही दोस्त हैं, इन्हें अपने जैसा समझो। मोहिनी के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। तभी मोहिनी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, देखिए सर, अगर इस स्कूल में काले और गोरे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे और इससे कई बच्चों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तुम तो जानती हो, गोरे बच्चों के माँ बाप उन्हें काले बच्चों से दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर मैं उन्हें एक साथ कैसे पढ़ा सकता हूँ? इन सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप मेरा साथ देना चाहोगे तो उस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत अच्छा होता है, जो मोहिनी के साथ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मोहिनी कंपटीशन में एक ड्रामा क्रिएट करती है जिसमें गोरे बच्चे स्टेज पर खड़े होकर ड्रामा कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके चलते वह सभी यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर काले बच्चे आते हैं और एक एक करके सभी को स्कूल से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। काले बच्चों को ये बर्ताव देखकर वहाँ खड़े सभी पेरेंट्स और बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद मोहिनी सभी पेरेंट्स से कहती है, जिन बच्चों को आपने एक अलग क्लास में रखा है, आप लोगों को पता है आज उन्होंने आप सभी की जान बचाई है। यहाँ तक कि ये सब इन्होंने अपने आप सीखा है, किसी टीचर से नहीं सीखा। और आप लोगों को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इन बच्चों ने आप लोगों के साथ भेदभाव ना करके आप सभी की जान बचाई है। सभी पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जिसके बाद पूरा स्कूल उन काले बच्चों से माफी मांगता है। उस दिन के बाद से स्कूल में काले बच्चों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना कि गोरे बच्चों को। काली बहू का शौचालय जाना मना है। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल देख बेटवा, अब तू सयाना हो गेल है, बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव माँ तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है, मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है? कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोहिना, फिर कभी इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह, बहू, कल हम बतलावत बिसार दिए रहे। बांसडी गांव में केवल एक तो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल पहले दोनों सास बहू हल्का हो जल जाओ, नहीं तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई।
दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी ना ही रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी की सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही ही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा। इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपिट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे। इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी का बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दर दर नहीं भटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहार ला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तुहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलिहान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक ओर गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया। वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गाँव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा, बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेरे डाकिया बने हमारे द्वार पर कैसन पधार पड़ी? अरे तुझे कोई होश आवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है? आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता? शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है।
इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी दो गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए उसमें कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, ए बहू, अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था, मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोई ना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से इस शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। 3 सरकारी नौकरी वाली घमंडी बहू। 60 साल की बूढ़ी रेवती देर रात रसोई घर की सफाई में जुटी हुई थी। वहीं उसकी तीनों बहुएं दिव्या, कीर्ति और पीहू पढ़ाई कर रही थी। अरे मेरी 3 बहुरानियों, पिछले 5 घंटे से बिना पलक झपकाए तुम तीनों किताबों में आंखें गड़ाई हुई हो। थोड़ी देर कमर सीधी कर लो। ये लो, चाय पी लो। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया होगा, इसीलिए हम गरीब बहुओं को आप जैसी सुलझी हुई सास मिली। अरे तुम तीनों फिर अमीरी गरीबी का गढ़ बनाने लगी। देखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम तीनों की कड़ी मेहनत रंग लाएगी और तुम सरकारी मुलाजिम कहलाओगी। पुरानी दौर से होने के बावजूद भी रेवती देवी ने अपनी बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया है। उन तीनों के पति प्राइवेट नौकरी करते हैं। पति के पैसे और सास के सहयोग से तीनों बहू सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रही हैं। लंबे अंतराल के बाद उनकी पढ़ाई पूरी होती है और तीनों बहू सरकारी नौकरी की परीक्षा देती हैं, जिसमें वो अव्वल अंकों से पास हो जाती हैं। माँ जी, हम तीनों बहुओं का बरसों का सपना मुकम्मल हो गया। तो बताओ, तुम तीनों को कौन कौन सा पद प्राप्त हुआ? माँ जी, मैं IPS बन गई और मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मैं किस्मत से अपने ही शहर की कलेक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर रेवती की आंखों में आंसू झलक आते हैं, जिसे देख उसकी बहू बोलती है, ये क्या माँ जी, इतनी खुशी के मंजर पर आप रो रही हैं? बस बहू, खुशी आंखों से बूंद बनकर बह गई। 2 दिन बाद। माँ जी, बड़ी खुशखबरी है। कलेक्टर के पद के चलते सरकार की ओर से आपकी इस बहू को बड़ा बंगला मिला है। अब हमें इस तुच्छ से घर में गुजर बसर करने की जरूरत नहीं। बहू, बेशक से हमारा ये घर छोटा है, मगर इस घर में हमारी बहुत सी मीठी यादें बसी हैं। माँ जी, आप भी एकदम बॉर्डम रह जाएंगी। शायद आपको स्लम्स एरिया में रहने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए आपको शान और शौकत रास नहीं आ रही। मगर अब हम यहाँ नहीं रहेंगी। हमारे सीनियर्स अगर हमें यहाँ देखेंगे तो हम बहुओं की बेइज्जती हो जाएगी। और नहीं तो क्या, अब आपकी बहू सरकारी नौकरी वाली है। अपनी नहीं तो हमारी छवि का ख्याल कर लीजिए। हाँ बहू, अब तुम पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू के सोच से मुझ बूढ़ी की सूझबूझ कहाँ मेल खाएगी। जिसमें तुम खुश हो मुझे मंजूर है। मगर माँ, रहने दे बेटा। इस तरह 3 सरकारी बहू की बदले रंगत के चलते एक ही झटके में रेवती देवी के छोटे आशियाने में ताला लग जाता है और वो तीनों सरकारी सर्विस वाले बहू के बंगले में आ जाती हैं। दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में बीतते जाते हैं। 6 महीने के भीतर ही तीनों सरकारी बहू अपने कर्तव्य के प्रति फीका रुझान कायम करने लगती है, या फिर यूं कहें कि अब वो अपने पद से पूर्णतया गैर जिम्मेदार हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में अपने चेयर पर बैठी दिव्या मजे से मोबाइल चला रही होती है। तभी मरीज भीतर आता है। अरे ओ घुसट बूढ़े बकेट, बिना मेरी इजाजत के भीतर कैसे घुसा चला रहा है? डॉक्टरनी साहिबा, पिछले 3 घंटे से मैं बीमार बूढ़ा एक पांव पर खड़ा हूँ। एक बार मेरा जांच पड़ताल कर लीजिए। अरे तेरी बीमारी क्या मेरे बला से हुई है? मैंने कहा था क्या सिगरेट बीड़ी की कश मारने को? बस बीमार होने का ढोंग रचाकर चले आते हैं मुंह उठाए। मगर डॉक्टरनी साहिबा, सरकार आपको हम मरीजों का भला चंगा करने का ही तो पगार थमाते हैं ना। बस कर ये बकवास, अब तेरी जांच करेगी मेरी जूती। सिक्योरिटी। जी डॉक्टर दिव्या। धक्के मारकर बाहर फेंको इस सन की सठियाए बूढ़े को।
इस तरह डॉक्टर दिव्या अपनी फुहरता के चलते फर्ज को अनदेखा करके बेचारे बीमार के साथ दुर्व्यवहार करके उसे बाहर कर देती है। आंखों में आंसू लिए वो बूढ़ा पुलिस चौकी का दरवाजा खटखटाता है, जहाँ टेबल पर पांव पसारे खाकी वर्दी पर बैठी हुई पीहू कहती है, अरे ओ चिंदी चोर चेतन, जल्दी से एक कड़क कटिंग चाय ला मलाई मार के। उस मरीज का सर बेहोशी की बोझिलता से घूम रहा था, जिसके चलते वो कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। ये देखकर पीहू अपनी पुलिसगिरी का रौब झाड़ते हुए बिगड़ जाती। अरे ओ फटे दूध की फफूंदी, बगैर पुलिस की परमिशन के तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चलो इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ओ बूढ़े, बंद कर ये बहानेबाजी। मैं कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ। कंप्लेंट का टाइम खत्म हो गया, कल आना। चल अब कल्टी मार। मगर अभी तो पुलिस चौकी खुले आधा पहर भी नहीं बीता। अरे कितना माथा पच्ची करता है तू, कहा ना तेरे को कल आना, अभी पतली गली पकड़ना। ऐसा कहकर पीहूस बूढ़े बीमार बदहाल को भगाने लगती है। आप जैसे चंद सरकारी मुलाजिमों ने सिस्टम का सत्यानाश कर रखा है, बस पुलिस चौकी में महीना पार करके मुफ्त की पगार उठा रहे हो। ये सुनकर गुस्से से उबलती हुई पीहू उस बूढ़े को पुलिस चौकी से बाहर धकेल कर बोलती, सुन ले बुढ़ऊ, आइंदा इस पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के आजू बाजू भी दिखा ना तो खल्लास कर दूंगी तुझे। काश सरकार देख सकती कि खाकी पहनकर खुलेआम पुलिस वाले कैसे गुंडागर्दी करते हुए मसलूबों को मार रहे हैं। समय गुजरता है। एक दिन तीनों बहू देर रात शॉपिंग से घर आती हैं। भाभी, पीहू, आप तीनों इतनी देर रात घर आ रही हैं। माँ एक शाम से आप तीनों की राह ताक रही है। कहाँ रह गई थी तुम तीनों? इतनी देर कैसे लगती है घर आने में? चिंता के मारे मेरा जी बैठा जा रहा था। माँ जी, अभी सिर्फ रात के 10 बजे हैं, मगर आप तो आपके बॉडम बेटे ऐसे चौंक रहे हैं जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। अरे हम शॉपिंग करने गई थी, देखिए पूरे 2.5 लाख की शॉपिंग की है हमने। 2.5 लाख? बहू, हर माह तुम तीनों ऐसे ही बावरी बनकर लाखों की शॉपिंग करती रहोगी तो क्या फायदा तुम्हारे सरकारी नौकरी का? मेरी मानो तो अब तुम बचत के बारे में सोचो। माँ जी, हम कोई अपने पति की तरह 15,000 की पगार में प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहे। हम तीनों बहू सरकारी सर्विस वाली है, महीने का लाखों कमाती है। अब हमारी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी नौकरी 60 साल की उम्र तक तय है और इसके बाद भी एक अच्छे मूल्य का पेंशन भी तो आएगा। रहने दो माँ, सरकारी नौकरी ने आपकी तीनों बहुओं को घमंडी बना दिया है। ऐसे ही समय बीतता है, जिसके साथ तीनों बहुओं का घमंडी स्वभाव बढ़ चढ़कर बुलंदी के शिखर पर पहुंचता है। एक दिन कुछ गरीब किसान कलेक्टर कीर्ति के पास पहुंचते हैं। कलेक्टर साहिबा, हम गरीब किसान गांव के रईस जमींदार के द्वारा करों की मार झेलकर हम गरीब किसान के कंधे कर्जों के बोझ तले दब गई हैं। हमारी आपसे अपील है कि सरकार तक हम गरीबों की गुजारिश को पहुंचाइए। हाँ, अरे मैं क्या तुम्हें डाकिया दिखाई देती हूँ? तुम्हें तो तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा, मगर बदले में मेरे हाथ क्या आएगा? ठेंगा। अरे कलेक्टर साहिबा, आप हम गरीबों से रिश्वत मांग रही हैं। हाँ, रिश्वत कह लो या जरूरत, आज के महंगे दौर में बगैर दाम के काम नहीं बनता। हम तो खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, हम आपको क्या देंगे? दरवाजा सामने है, जाओ यहाँ से। रिश्वत ना मिलने पर कीर्ति अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे ही हर दिन चलता है। एक सुबह जब तीनों बहू अपने दफ्तर के लिए जा रही थी कि डाकिया उन तीनों को तार देकर जाता है, जिसके एक शब्द पढ़ने के साथ उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ? तुम तीनों रो क्यों रही हो? माँ जी, हमारी नौकरी चली गई। अरे मगर क्यों? तीनों अपनी सास को सब कुछ बताती हैं कि कैसे उन्होंने जनता के साथ बदसलूकी की। ये सब कुछ तुम तीनों के घमंड का बुरा नतीजा है। अगले 2 दिन के भीतर उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस आ जाता है, जिसके बाद वक्त उन्हें अपने पुराने घर में धकेल देती है। अजीब दास्तान है ना? कुछ महीनों पहले हमने जिस जगह को दुत्कार दिया था, आज हम उन्हीं दरवाजों के अंदर खड़ी हैं। रसीपने के चलते हमने लोगों से ज्यादा अपने पति और सास के दिल को ठेस पहुंचाया है। तीनों बहू अपने किए पर पछताती हुई अपने पति और सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, हम तीनों घमंड के नशे में मगरूर हो गई थी, इसीलिए शायद भगवान ने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। हमें माफ कर दीजिए। अरे मेरे दिल में तुम तीनों के लिए कोई रंजिश नहीं। सारा खेल वक्त का होता है बहू, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है। ये कभी राजा को रंक बनाकर छोड़ता है
तो कभी गरीब को बुलंदी के गढ़ पर बैठाकर छोड़ता है। जो हुआ तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये बड़ी बात है। गरीब बहू की 5 अनोखी गाय। खेड़ा गांव में रहने वाली 50 साल की गंगा की बहू गौरी के पास 5 गाय थी। गौरी को उन गाय से बेहद लगाव था। उसकी गाय थी ही अनोखी। जहां महेश्वरी गाय के 3 आंख थे, वहीं ललिता की पूंछ सबसे लंबी थी। तीसरी गाय पारो के पैर लंबे, तो चौथी गाय का कंचन रंग और 5वीं गाय के थन से मिलने वाली दूध की मात्रा दुगुनी थी। बावजूद इसके गंगा के लिए वह गाय महज मुसीबत थी, जिस कारण गंगा उन गायों को देखकर हर भोर नाक भौएं सिकोड़ती, साथ ही गौरी पर अपने गुस्से का गुबार फोड़ती। गौरी बहू, अरे ओ गौरी बहू, हाँ, अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मर गई? जी माँ जी, पुकारा आपने? कब से गला फाड़ रही हूँ, मगर तुझे क्या, तुझे इन बेजुबान बला के आगे मुझ बुढ़िया की आवाज कहाँ सुनाई देगी? माँ जी, आप तो जानती हैं, भोर होते ही मेरी 5 गाय भूख से गुहार लगाने लगती हैं, और जब तक इन्हें मांद में चारे का गोता ना मिल जाए, ये चुप नहीं होती। बस बस, अब अगर तेरी 5 गायों की बड़ाई परवान चढ़ गई हो तो मुझ बुढ़िया को चाय पानी पिला दे। अरे इस बखत बेड़ा तक तो गांव भर के औरतों के पेट में दाना पानी पड़ गया, मगर मुझ बुढ़िया के मुंह में दाना तो दूर, दातून भी नहीं पड़ा। माँ जी, जिस घर में जानवर पखेरु होते हैं वह देर सवेर होता रहता है। मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर गौरी झटपट से गंगा को चाय बनाकर दे देती है। आहा, अब जल्दी से घर द्वार धो बहार कर चूल्हे पर खाना चढ़ा देती हूँ, वरना अगर माँ जी को 10 बजे तक खाना नहीं मिला तो वह खिसिया कर बैठ जाएंगी। थोड़ी ही देर में बहू खाना बनाकर गंगा को देती है। माँ जी, खाना लाई हूँ, खा लीजिए। तू कहाँ चल दी? बस माँ जी, एक दफा गौशाले का दौरा कर लूं। यह सुनकर गंगा गुस्से से आंख तरेरती हुई कड़वे लहजे में कहती है, अरे सबेर कम पड़ जाता है क्या तुझे अपनी गाय की सेवा बाड़ी को? और ये कैसा फीका खाना बनाया है, नमक के मारे माहूर है और मिर्च की तो भरमार है। एक दिन अपनी 5 गाय के पीछे तू मुझे पार घाट पहुंचा देगी। काश कि ये 5 गाय गायब हो जाती तो बला टलती। माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। हर दिन एक पहर माँ सरस्वती हमारे जुबान पर सवार रहती हैं। है, ये कोई सतयुग का दौर नहीं है जो मुंह के शब्द सच हो जाएं। गंगा के मन की ये इच्छा आकाश मंडल में बैठी माँ सरस्वती के पास पहुंच जाती है और वह कहती है, लगता है इन 5 गाय ने इस स्त्री को खेदित कर दिया है। मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी होगी। उस रात गौरी की 5 गाय गायब हो जाती हैं और पौ फटने के साथ जब गौरी गौशाला में आती है तो गाय को ना पाकर उसकी आंखों के झरोखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मेरी 5 गाय, पारो, महेश्वरी, ललिता, सुनहरी, धन्नो, कहाँ गई मेरी गाय? अरे क्या हो गया बहू रानी, क्यों बोर सवेर घर आंगन को मछली बाजार बना रखा है? अचानक गौरी को अपनी सास की कही बात याद आती है। माँ जी, आपने कभी मीठे मुंह मेरी गाय को नहीं चाहा। देखा माँ जी, आपके शब्दों के श्राप ने मेरी 5 गाय को गायब कर दिया। जाने मेरी बेजुबान गाय इस जाड़े में भूखे प्यासे कहाँ भटक रही होंगी। जब तक वो लौट नहीं आती मैं भी एक दाना नहीं खाऊंगी। गौरी गौशाले को ताकती हुई पूट पूट कर रोने लगती है और पलके बिछाए अपनी 5 गायों के घर आने की बाट जोहने लगती है। दूर खड़ी गंगा यह देखकर दुखित मन से कहती है, हे सरस्वती माँ, मैं मेरे शब्द वापस लेती हूँ। मेरी बहू की 5 गाय भेज दो माँ। एकाएक माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र पहने गंगा के पास प्रकट होकर कहती हैं, गंगा, मुझे स्मरण था कि तुमने डाहा में वो शब्द कहे थे, मगर ज्यों कि मैं उस पहर तुम्हारे अधरों पर विराजमान थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। जाकर देखो, तुम्हारी बहू की 5 गाय गौशाला में खूंटे से बंधी हैं। इतना कहकर इधर माँ सरस्वती जैसे अंतर्ध्यान होती हैं, गौशाला से गायों की गुहार पूरे घर मांगन में गूंज उठती है। ये गुहार तो मेरी 5 गाय की है।
गौरी जैसे ही गौशाला में जाती है तो उसकी 5 अनोखी गाय कौतुक करतब कर रही होती हैं। जहां उसकी सफेद गाय सुनहरी सोने में बदलकर चमचमा रही थी, वहीं उसकी दूसरी गाय धन्नो के थन सुनहरे हो चुके थे और उसके भीतर से सोने के दूध की धार जमीन को भिगो रही थी। वहीं तीसरी गाय की तीनों आंखें सोने में सांचे में बदल चुकी थीं और उनके आंखों से सोने के आंसू बह रहे थे। ये क्या, मेरी 5 अनोखी गाय तो जादुई गाय बन गई है। ये माँ सरस्वती की देन है। आपका शुक्रिया सरस्वती माँ। गौरी झटपट से धन्नो के थन के नीचे बाल्टी लगाकर सोने का दूध दूहने लगती है। तभी उसकी सोने की गाय अपनी जुबान से खरे सोने के सिक्कों की भरमार करने लगती है। गौरी बहू, ये देख, सुनहरी गाय अपने जबड़े से सोने के सिक्के दे रही है। मेरी 5 अनोखी गाय में ऐसा बदलाव मेरी समझ से एकदम परे है। यह सुनकर सुनहरी गाय बोलती है, परेशान मत हो गौरी, हम 5 गाय को माँ सरस्वती ने जादुई कर दिया है ताकि हम 5 दिन दुखियारी के दुख दूर करें। हमारा सदुपयोग करो। गौरी, हमारे दिए सोने से तुम अपने गरीबी के गढ़ को ढा दो और इस धरती पर अपना मनचाहा घर बनाओ। जादुई अनोखी गायों के जरिए मिले सोने के दूध, सिक्के और सोने के आंसू के बूंद से गंगा की गरीब बहू अपने बरसों के सपने को साकार करते हुए उसी धरती पर एक आलीशान घर की नींव रखती है। गौरी बहू, सर्दियां शुरू होने को हैं। अब हमें 5 गायों की गौशाला को भी मजबूत करना होगा ताकि इनकी तबीयत ढीली ना हो। माँ जी, अब ज्यों की मेरी गाय अनोखी के साथ जादुई पहचान भी पा चुकी है, तो क्यों ना इस घास फूस के गौशाला को ईंट पत्थर से पक्का कर दे। हाँ बहू, ये भली सोच है। इसी के साथ गौरी गौशाला में आती है। माहेश्वरी, धन्नो, सुनहरी, तुमने जो सोना मुझे सौंपा था उसे मैंने घर बनाने में झोंक दिया। मुझे थोड़ा सोना और चाहिए ताकि मैं तुम्हारी गौशाला को बदल सकूं। क्यों नहीं। अगले ही पल सुनहरी अपने जादुई जबड़े से सोना, महेश्वरी अपनी तीनों आंख से सोने की बूंद और धन्नो अपने सुनहरे थन के नीचे लगी बाल्टी को सोने के दूध से भर देती है, जिसे बेचकर गौरी गौशाला बनवाती है। उस रोज जब वह दूध दूह रही थी कि अचानक गौशाले की छत से एक सिल्ली टूटकर गौरी पर गिरने ही वाली होती है, जिसे देखकर गंगा कहती है, भाग बहू, छत गिर गई। गौरी को बचाने के लिए लंबे पैरों वाली गाय ललिता अपने लंबे पैरों को और अधिक बढ़ाकर उसे बचा लेती है और जैसे ही गौरी छत की ओर नजर उठाती है तो देखती है कि पारो ने लंबी पूंछ से उस टूटी सिल्ली को जकड़ लिया है। यह देखकर गौरी गहरी सांस भरती हुई कहती है, शुक्रिया पारो। ललिता, आज तुम्हारे अनोखे अंग ना होते तो न जाने क्या होता। गौरी, खौफ ना खाओ और घबराओ नहीं, हम अनोखी गाय के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते गरीब बहू की 5 अनोखी गाय की जादू का जिक्र हवा की तरह हर एक गांव में सन्ना उठती है। सभी जन उन 5 अनोखी गाय की पूजा करने आने लगते हैं। वहीं मंगलू हाथ मलते हुए कहता है, अब माजरा समझ में आया कि गौरी की गरीबी गायब कैसे हुई। ये 5 गाय जीता जागता खजाना है। आज रात में इन्हें चुरा कर इस गांव देश से दूर चला जाऊंगा। यह सोचकर मंगलू उस रात गौशाला में घुस आते हैं, जहां गाय आंखें मूंदे थसकरी मारे बैठी सो रही थी। ये देख मंगलू आहिस्ते आहिस्ते खूंटा खोलने लगता है। तभी गाय खड़ी होकर गुहार लगाती है, माँ, माँ। अरे ससुरी, काहे शोर करत हो? चुप हो वरना। गुस्से में आंख तरेरती हुई ललिता उसे अपनी लंबी पूंछ में लपेट लेती है। तभी खटपट की आवाज सुनकर सास बहू वहां आती है। अरे मंगलू, तू यहाँ? अरे पहले मुझे नीचे उतरवाओ। पारो, छोड़ दो इसे। बता मंगलू, किस मकसद से यहाँ आया था तू? इस पर पारो उसे नीचे पटक देती है और मंगलू सब कुछ बताता है। तो तू मेरी गायों को चुराने आया था? मेरी 5 अनोखी गाय इस लोभी मंगलू को मजा तो चखाना। चारों गाय अपने मुंह से उस पर पत्थरों की भरमार कर देती हैं और आखिर में ललिता अपने लंबे पैर से उसे जोरदार दुलत्ती मारकर फेंकती है। आज गौरी अपनी गाय के साथ खुशी से रह रही है। 3 काली बहू की जादुई मुल्तानी मिट्टी। सोनगढ़ गांव में रहने वाली त्रिवेणी की 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं का रंग बेहद ही काला था, जिस कारण त्रिवेणी उन्हें देखकर कुड़कुड़ाती रहती थी। कमाल है, सवेरे के 10 बज गए,
जाने ये शन्नो चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी। अरे ओ शन्नो रानी, चाय मिलेगी या आज मुझ पुड़िया का दिन सूखे सूखे ही बिसरेगा। त्रिवेणी ऐसा कह ही रही थी कि उसकी बहू काजल चाय का कप बढ़ाती हुई बोलती है, ये लीजिए माँ जी चाय। अपनी काली बहू को देखते ही त्रिवेणी बेबाक सा मुंह बनाकर बोलती है, बेड़ा गर्क हो इस बेरन बला का, सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। अब तो पूरा दिन घनघोर ग्रहण में बदल जाएगा। मैंने शन्नो को बुलाया था। माँ जी, शन्नो ने सवेरे फोन पर बताया था कि आज वो नहीं आएगी। मैंने भी एकदम नापे तुले हाथ से चाय बनाई है, जैसी आपको पसंद है। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे, जो मैं तुझ काली कमली के हाथ से बनी चाय पीऊं। जाने तुम तीनों कलमोहीन के बाप ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई मेरे पति को, जो उन्होंने मेरे चांद से बेटों की तुम काली स्याह से शादी कर दी। न सर से पांव तक कोयले की खान, ऊपर से चितका बड़ा चेहरा। अरे शक्ल अकल कहीं से भी तुम तीनों मेरे बेटों से मेल नहीं खाती। इतना सब कुछ सुनकर काजल की आंखों से आंसू छलक जाता है और वो बिलखती हुई रसोई घर में चली जाती है। जाके किसी कोने को पकड़ कर रो। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं सावरी जीजी, फिर से सासू माँ के ताने बाने सुनकर आ रही हूँ। शांत हो जाओ काजल, हमारे चेहरे का पक्का रंग हमारे शादीशुदा जीवन के लिए जख्म बन गया है, जिसे माँ जी के कड़वे बोल आए दिन कुरीदने का काम करते हैं। अभी तीनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि अचानक से सांवरी के कमरे से अनिल की आवाज आती है। अरे सांवरी, कहाँ मर गई, जल्दी आ। जीजी हम रसोई संभालती हैं, तुम जाओ, जेठ जी उखड़ी हुई लग रहे हैं। सांवरी डरी सहमी हुई कमरे में बाहर आकर बोलती है, क्या हुआ अनिल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आ गई कल मुही, चेहरे की काली कानों में भी जम गई है क्या? तेरे पिछले 5 मिनट से गला फाड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरी नीली शर्ट खोज कर दे। सांवरी कप कपाते हुए हाथ से शर्ट खोजती है। कुछ देर बाद, अनिल पूरी अलमारी छानबीन कर ली, आपकी शर्ट इसमें नहीं है। तेरे इस काले रंग ने पूरे कमरे को अंधेर नगरी में बदल रखा है। ऐसे में यही होगा, जाने कौन से कर्म किए थे जो तुझ जैसी काली बैरन मेरी बीवी बन गई। ये पहली दफा न था जब सांवरी को अनिल से ऐसा सुनना पड़ रहा था। इतना कुछ सुनाकर अनिल दफ्तर के लिए निकल जाता है और सांवरी अपनी सिसकियों को मन के भीतर समेट लेती है। समय गुजरता है, एक दिन की बात है। कहाँ हो मेरी काली बहुओं? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना, कई घंटों से मैंने अपनी काली बहुओं की शक्ल नहीं देखी थी ना, इसीलिए बस अपने काले कानों के पर्दे खोलकर सुनो। ये पकड़ो पैसे और बाजार जाकर मेरे लिए फल और बनाने के लिए भाजी तरकारी ले आओ। और हाँ खबरदार, जो इस बार बैंगन लिए तो जैसा खुद का रंग है वैसी ही काली सब्जियां उठा लाती हो, हरी सब्जियां लाना। जी माँ जी। तीनों बहुएं झोला लिए बाजार आकर फल और सब्जियां खरीद लेती हैं। तभी लौटते वक्त बाजार के शुरुआती छोर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुल्तानी मिट्टी बेचते हुए बोलता है, जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली चाया। जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली काया। ये सुनकर तीनों काली बहुएं वहाँ आती हैं। काका, अभी आपने जो कहा वो सच है या महज एक मिथ्या? खरा सच है बेटी, जो भी इस जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाता है वो सुंदर हो जाता है। क्या सचमुच ही जादुई मुल्तानी मिट्टी है? कितना मोल है इसका? बेटी जो मन चाहे दे दो। ये सुनकर तीनों बहुएं कुछ पैसे देकर मुल्तानी मिट्टी खरीद लेती हैं। तभी जाते वक्त मन को कहता है, सुनो बेटी, इस मुल्तानी मिट्टी को नित्य दिन लगाना, इसे तुम्हारे काले चेहरे की काया पलट होने लगेगी। मगर इसे किसी गलत हाथों में न पड़ने देना, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तीनों बहुएं उस जादुई मुल्तानी मिट्टी को लेकर घर चली आती हैं और देर रात तीनों काली बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे और हाथ पांव पर लगाकर उसके सूखने की बाट जोहती हैं। कुछ देर बाद वो आईने में खुद का खिला हुआ चेहरा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, हम तीनों के चेहरे सचमुच में एकदम से चमक दमक उठे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सचमुच में इतनी गोरी और सुंदर हो चुकी हैं। हाँ, उस काका का कथन सच निकला। इस जादुई मुल्तानी मिट्टी की बदौलत हम काली बहुओं का चेहरा बेहतर हो गया है। अगली सुबह तीनों बहुएं सज संवर कर अपनी सास के पास चाय लेकर आती हैं। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे ये तुम्हारी अंधेर नगरी की काया कैसे बदल गई? कौन सा रूप मंत्र आजमाया है तीनों ने, ये बताओ जरा। वो माँ जी, दरअसल ये जादुई माँ जी जिज्जी जिनका जादू कहने की कोशिश कर रही हैं। वो क्या है कि हम तीनों घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसी का असर है। ऐसा बोलकर कामिनी जादुई मुल्तानी मिट्टी की बात को बदल देती है। समय गुजरता है, हर एक रात तीनों बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाया करती,
जिससे उनका चेहरा एकदम शीशे के समान बदल चुका था। ये देखकर त्रिवेणी को अंदर ही अंदर अपनी तीनों बहुओं की सुंदर चेहरे से ईर्ष्या होने लगी। जाने ये तीनों बैरन बहू ऐसी भी कौन सा घरेलू नुस्खा आजमा रही हैं कि इनका चेहरा दिन पर दिन गुलाब की तरह खिलता जा रहा है और इनका काला रंग तो एकदम मैदे की तरह उजला हो गया है। कैसा रहेगा अगर इन तीनों के सुंदर चांद से चेहरे पर दाग बन जाए। उस सांझ जब तीनों बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं, तब त्रिवेणी उनके बनाए खाने में जानबूझकर कमी निकालते हुए बोलती है, थू, अरे ये भी कोई खाना है? विधवासी दाल हल्दी का दूर दूर तक अता पता नहीं, और तो और ये अधपके चावल और रोटियों की तो दशा ही निराली है, कहीं से जले कहीं से पके। मगर माँ जी, हम तीनों ने तो एकदम रोजाना की तरह खाना बनाया है। हाँ माँ जी, हमने नपे तुले हाथों से तेल मसाला डाला है। तो तुम तीनों कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर कमी निकाल रही हूँ? ऐसा कहकर वो त्रिवेणी गर्मा गर्म दाल उनके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे तीनों बहुएं छटपटाती हुई चीखती हैं। माँ, हमारा चेहरा। त्रिवेणी चालाकी से अपनी चाल को अंजाम देती है और कहती है, अब ये तीनों अपने जले चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए जो भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगी उसका पता मुझे चल जाएगा। तीनों बहुएं रोती बिलखती हुई देर रात जादुई मुल्तानी मिट्टी की पोटली को खोलकर उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाती हैं। खिड़की पर खड़ी त्रिवेणी ये सब देख लेती है। इसका मतलब इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने इन काली कपटी के मुखमंडल को बदला है। उस रात तीनों बहुएं के सो जाने के बाद त्रिवेणी उस मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाकर बोलती है, अब ये जादुई मुल्तानी मिट्टी मेरे रूप को स्वर्ग की मेन का मेना बदले तो कहना, फिर मेरी तीनों बहुओं मेरे आगे पानी भरेंगी। कुछ देर बाद जब त्रिवेणी अपने चेहरे से उस मुल्तानी मिट्टी को हटाती है तो उसका चेहरा एकदम काला बेरंग बन चुका था। ये मेरा चेहरा, ये क्या बला है? आवाज सुनकर तीनों बहुएं त्रिवेणी के पास आती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर ये क्या हो गया? बहू, मैंने तुम तीनों से ज्यादा सुंदर होने की होड़ में वो जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, मगर सब बिगड़ गया, कुछ करो। माँ जी शांत हो जाइए। ये जादुई मुल्तानी मिट्टी, माँ जी को माफ कर दो। अचानक त्रिवेणी का रूप पहले जैसा हो जाता है, जिसके साथ मुल्तानी जादुई मिट्टी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो चुका है। बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। आज मेरे अकल के पर्दे खुल चुके हैं। इंसानों की पहचान उसके तन की सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि मन की सुंदरता से होती है। इस तरह अंत में सास बहू के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है और वो एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगती हैं।